आज के दौर में बातों का काम है, काम की बातें कम है। कोई कवि कह रहे थे कि हरियाणा के लोग न ज्ञान लेते न देते भाई। और आप तो, लेकिन मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज का सोचना चाहिए। कुछ मतलब हर कोई खबर ब्रेकिंग खबर है भाई साहब, कुछ भी चलाओ ब्रेकिंग 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 सारा क्या। चुनौती जो सबसे गंभीर मुझे अभी दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप भाई एक पत्थर उठाओ और 10 लोग निकल आते हैं, उसमें जो बोलते हैं पत्रकार है, ठीक है। इससे बड़ी चुनौती नहीं हो सकती। वो लोग कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो एक कोई फेसबुक पे पेज बनाया और वो माइक डाल देते मुंह में कि आपको कैसा लग रहा है और आप क्या समझे, कुछ भी। सबसे पहले क्या है कि जो हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हमें ही लगता है कि हम बहुत विद्वान लोग होते हैं और हमें सब कुछ आता है, हमें सब पता है। कुरुक्षेत्र के द्वारा शिमला अध्ययन यात्रा के दौरान संगोष्ठी रखी गई है और इसका विषय है वर्तमान दौर में मीडिया की भूमिका और चुनौतियां। हमारे बीच में हिमाचल दस्तक अखबार के समूह संपादक श्री हेमंत कुमार जी हैं। श्री हेमंत कुमार जी का काफी लंबा एक्सपीरियंस पत्रकारिता के जगत में रहा है। मेरा निवेदन है श्री हेमंत जी से कि आप मंच पर आए और अपने अनुभवों को साझा करें। शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले तो जो भाई साहब अभी पहले बोले थे, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई बोल पाएगा। और इन्होंने गागर में सागर वाली बात कही है और बड़ी प्रैक्टिकल सी बात की। बहुत अच्छा लगा मुझे इनका वक्तव्य जो भी था। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहता हूं प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र का। मेरे मित्र है शांडिल्य जी। ये अलग बात है कि हम ऐसे मित्र हैं कि शायद 23 साल बाद मिल रहे हैं आज, लेकिन बीच में संपर्क रहा है बराबर। तो आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है, यहाँ राज्यसभा के जो सदस्य हैं, बहुत विद्वान आदमी है भी, यहाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं और हमने बड़ी बारीकी से इनका कामकाज देखा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया वक्ता, ओजस और बड़े गहरे चिंतन वाले। सबसे पहले क्या है कि जो हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हमें ही लगता है कि हम बहुत विद्वान लोग होते हैं और हमें सब कुछ आता है, हमें सब पता है। ऐसा होता नहीं कायदे से। हम शर्म महसूस करते हैं एक दूसरे से चर्चा करने में, बातचीत करने में, अपने अनुभव साझा करने में, किसी की तारीफ करने में। कम से कम पत्रकार की तारीफ तो बिल्कुल नहीं करता। तो ये जो कुरुक्षेत्र क्लब का ये जो मुहिम है, आप ऐसा पहले भी करते रहे होंगे, ये इसी चीज की जरूरत है आज के दिन, कि हम लोग इकट्ठे कहीं निकलें, कुछ चर्चा करें, कुछ साझा करें, कुछ नई चीज जाने। जो हम कहते हैं कि नॉलेजेबल लोग हैं जी हम तो सारे, जो होता नहीं है वास्तव में भी। ये कह रहा था मुझे शांडिल्य साहब का चिट्ठी आई, उन्होंने कहा कि आप मुख्य वक्ता अतिथि कुछ इस तरह के हैं। तो अतिथि तो आप लोग हैं। शिमला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पे, और मुझे आप मेजबान की तरह समझें, होस्ट की तरह समझें कि इस तरह से नहीं है। और हरियाणा से आप लोग आए हैं, गजब का राज्य है हरियाणा। मुझे बहुत सारे राज्यों में काम करने का मौका मिला है, लेकिन हरियाणा की बात ही अलग है जो मैं कहता हूँ। कोई कवि कह रहे थे कि हरियाणा के लोग न ज्ञान लेते न देते भाई। और आप तो वैसे भी कुरुक्षेत्र के हैं, जहां पे साक्षात श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया है। तो अब और ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कुरुक्षेत्र वालों को तो कम से कम नहीं है। तो ज्ञान व्यान वाली बात भी नहीं है। मुझे लगता है कि, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि मुझे भाषण देना नहीं आता है।
हम कुछ आपस में बैठे परिवार के लोग हैं, सारे पत्रकारिता से जुड़े, तो कुछ गपशप की जा सकती है। कुछ मैं अपनी बात साझा करूंगा आपके साथ जो मेरे अनुभव रहे हैं। पिछले 25 साल से मैं जर्नलिज्म में हूं और हिमाचल का हूं मूलतः, लेकिन जब मैं बाहर स्टेट में जाता हूं, कई जगह जब मैंने काम किया है तो मुझे हरियाणवी समझते थे। और ये पंजाब में पहला ज्ञान हुआ मुझे कि महीने भर बाद जब पंजाब में अखबार लॉन्च किया हम लोगों ने, मैं दैनिक भास्कर अखबार में काम करता था 12-13 साल मैंने वही काम किया और ज्यादा समय मेरा कश्मीर में रहा। मैंने कश्मीर में 6-7 साल काम किया है कॉन्फ्लिक्ट जोन में। तो पंजाब में पता चला कि लोग मुझे समझते हरियाणा का है भाई। तो उसके पीछे एक कहानी की, जब 8वीं-9वीं जमात में पढ़ते थे तो हमारे घर में कैसेट्स होती थी, कैसेट का जमाना था, और कैसेट होती थी सुरेंद्र शर्मा जी की 4 लाइनर। अब मुझे सिलेबस की शायद चीजें उतनी याद नहीं है, 4 लाइनर मुझे अभी सुन लीजिए आप, मुझे सारी याद नहीं है। तो क्या रहता कि जहन पे उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह की बातचीत और उस तरह का व्यवहार में रहता, तो बोला कि नहीं वो हरियाणा के। हालांकि मेरे बारे में फिर और कई तरह की बातें रहती हैं कि कई सोचते कि पंजाबी है। और यहाँ हिमाचल के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी जो रहे पहले चीफ मिनिस्टर यहाँ के, जिस दौरान वो अध्यक्ष थे पार्टी के और जिस दौरान वो मंत्री भी थे, मैं तब यहाँ हिमाचल में नहीं था, मैं बाहर पंजाब में या JNK में काम करता था, बहुत परिचय नहीं होता था उनसे। जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो मिलना जुलना रहा बतौर संपादक, और वैसे भी रहती आप सभी समझते हैं सारा। वो साल तक ये समझते थे कि जम्मू कश्मीर का है तो इस तरह का। खैर, तो हरियाणा का जो गजब की चीज लगती थी मुझे, वो लगती है कि कितने हाजिर जवाब है हरियाणा के लोग। आज वो एक रिवाज चली है ना स्टैंड अप कॉमेडियंस की। मुझे लगता है कि हरियाणा की किसी भी गांव के आदमी को आप खड़ा कर दे, उससे कुछ गपशप कर लें, क्या कॉमेडी निकलती है और क्या हाजिर जवाबी उस तरह की है सारा। अब तो बहुत सारे रिवाज है इस तरह का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुरेंद्र शर्मा जैसा शख्स कोई और हो पाएगा। या बाद में अब अरुण जैमिनी और तमाम तरह के लोग हैं सारे, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा वो उस तरह का वो किया है। तो खैर, मैंने जैसे कहा कि कोई भाषण वाला मसला नहीं है, कुछ इधर उधर की बातें मैं करूंगा। आपने जो सब्जेक्ट रखा है कि आज के दौर में भूमिका और चुनौतियां, ये हम लोग हाँ, जब तक नाउ फॉलोअप करते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, लेकिन फॉलोअप इतना लंबा भी नहीं हो जाए, फिर ऐसा लगता है कि आपसे डरता कोई नहीं है। Anyhow, ये बहुत सीरियस इशू है, ये मजाक की बात है। चूंकि हरियाणा के लोगों के पीछे शायद मेरे अंदर का निकल आएगा, बाहर निकल जाए। तो भूमिका और चुनौतियां, मेरे से पहले जो हिमाचल के भी भाई साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने। मैं इनकी बात पहले कर लूं कि इन्होंने कहा कि वो ब्रेकिंग इंडिया की जो बात कर रहे हैं और मेकिंग इंडिया की बात, उस पर ज्यादा सोचना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज का सोचना चाहिए कुछ। मतलब हर कोई खबर ब्रेकिंग खबर है भाई साहब, कुछ भी चलाओ ब्रेकिंग सारा क्या। तो भूमिका क्या है और चुनौतियां क्या है, इस पे बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो मुझे लगता है उसी चीज को मैं दोबारा से कहूंगा तो वो चीजें वैसी रह जाएगी। मैं थोड़ा सा और नजर से सोचता हूं कि भूमिका आज की डेट में ये है कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग पता नहीं कई सालों से भूमिका बांधने में ही लगा हुआ है सबकी। ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात है कि वो भूमिका बांधे जा रहे हैं। हम एक बड़ा वर्ग हो गया जो भूमिका बांध रहे, भूमिका इसकी भूमिका उसकी भूमिका उसकी भूमिका, बाकी कुछ कर रहे। तो भूमिका तो इतनी सी है, ये सीरियस मसला है। और चुनौतियां जो इन्होंने कही भाई साहब ने, वो निश्चित तौर पे है ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चुनौती, जो मैं 2 लाइन में अगर उसको कहूं कि क्रेडिबिलिटी का मसला है, विश्वसनीयता का मसला है, एक वो तो चुनौती है ही है। हम सभी उससे 2-4 हो रहे हैं कि आज मैं पहले भी कई मंचों से ये बात कहता रहा हूं कि 2 लोगों पे ना पब्लिक भरोसा नहीं कर रही है आज की डेट में, नेताओं पे और पत्रकारों पे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी का मसला है, कहीं विश्वसनीयता की कहीं बात है ये।
चुनौती जो सबसे गंभीर मुझे अभी दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप भाई एक पत्थर उठाओ और 10 लोग निकल आते हैं, उसमें जो बोलते हैं पत्रकार है, ठीक है। इससे बड़ी चुनौती नहीं हो सकती। वो लोग कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो एक कोई फेसबुक पे पेज बनाया और वो माइक डाल देते मुंह में कि आपको कैसा लग रहा है, आप क्या समझते, कुछ भी। तो ये बड़ी मुझे लगता है कि गंभीर मसला है और इसी की वजह से शायद क्या, इसी की वजह से जो क्रेडिबिलिटी पे बात कर रहे हैं कि आप पत्रकार है, आप अच्छी बात भी कहेंगे तो एकदम से यकीन नहीं कर रहे लोग हम पे। ये हमें मानने चाहिए होती अपनी बात कि बहुत भरोसा नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह है, और वजह कुछ जायज भी है और कुछ फिर जमाना ही वैसा है कि कह लीजिए कि नेगेटिविटी जल्दी स्प्रेड होती है, अच्छी बात कम फैलती है और कोई खराब बात होगी वो बड़ी तेजी से फैल रही है। मैं आज की मीडिया की बात जब मैं कहता हूं कि मुझे एक ये भी लगता है कि आज के दौर में बातों का काम है, काम की बातें कम है, ठीक है जी। बातों का काम है, काम की बात कम हो रही है। और इस बारे में जो मैं कहता हूं कि हम मीडिया, मैं खुद भी शामिल हूं इसमें सारे, कि हम लोग ना फिर से महाभारत की ओर अगर दुर्योधन की भूमिका जैसे है हम बहुत लोगों में, कि दुर्योधन का क्या था कि उसको पता था कि गलत क्या है, लेकिन उससे उसका छुटकारा नहीं था, ठीक है। और उसको यह भी पता था कि सही क्या है, लेकिन उसमें उसकी रुचि नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी जैसी भूमिका में हम लोग मीडिया के लोग, मीडिया आज की डेट में हैं और ये बहुत मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की एक पनप रही है चीजें, अब ये जितनी ज्यादा हम चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज बाहर निकल के आएगी, निश्चित तौर पे निकल के आएगी। हम खाली उसको भाषण के हिसाब से ही ना देखें और हम कुछ सीरियस नोट पे उस चीजों को ले। तो एक तो दुर्योधन वाली मानसिकता है, दूसरा क्या है जो एक थ्योरी होती है, आप सभी बहुत वरिष्ठ जन भी बैठे हैं यहां पे, कि पत्रकार हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए था, खास तौर पे जो पॉलिटिकल सिस्टम और उन चीजों से, कि हम लोग वाटर और ऑयल थ्योरी है कि वाटर और ऑयल थ्योरी जैसे हम होने चाहिए थे, कि पानी और तेल है जैसा वो मिलता है ना जी, वो अलग अलग दिख जाता है, इकट्ठा भी कर दोगे तो दिख जाएगा कि ये तेल है कि ये। हम थोड़े से घी शक्कर टाइप में हो गए, है ना। और ये भी चिंता का विषय है कि जो घी शक्कर वाली प्रवृत्ति हुई है और वाटर और ऑयल वाली थ्योरी से हम बाहर निकले हैं, ये भी एक हमारी क्रेडिबिलिटी का ऊपर एक मसला है। मैंने किसी का सुना था कि एक जर्नलिस्ट जो है उसे 3 चीजों से निश्चित तौर पे दूरी बनाए रखनी होती है। कि पहली चीज है आग, भाई इतना नजदीक मत जाए कि जल जाए, और इतना दूर भी ना रहे कि खिचड़ी पके ही ना, ठीक है। दूसरा है पानी, कि पानी में भी इतना नजदीक भी ना जाए कि डूब जाए, और इतना दूर भी ना रहे प्यासा मर जाए। और तीसरी है सत्ता, पावर, कि इतना नजदीक भी ना हो कि वो फिर भोंपू बना रहे उसका, मेगाफोन बना रहे उसका सत्ता का, और इतने दूर भी ना हो कि खबर ही ना मिले कोई, ठीक है। तो ये जो 3 चीजों पे जो दूरियों का है, ये मुझे लगता है कि इसका फॉलो किया जाना चाहिए। और तीसरी इन्हीं चीजों से उपज की क्या होगी कि एक और प्रवृत्ति हमारी हो गई है कि मैं हर मंच से ये कहता हूं कि हम बेसिकली फोटोग्राफर होते हैं, हम चित्रकार नहीं हैं। फोटोग्राफर जैसी चीज है उसको वैसा दिखाना, हम वो नहीं करते। हम क्या करते कि हम पेंटर हो, चित्रकार हो के रंग भर देते हैं, चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो हमारी फोटोग्राफर वाली भूमिका रहनी चाहिए। जब अगर वो भूमिका नहीं है, हम चित्रकार बन जाएंगे, हम रंग भरना शुरू कर देंगे,
कूड़े को कूड़े की तरह नहीं दिखाएंगे, उसमें कुछ फूल फाल दिखाएंगे नहीं यार कूड़ा क्या बात है ना, आप समझ रहे होगे बात उस तरह की मैंने कही। तो एक तो ये है। तीसरा भी कुछ भाई लोग कह रहे थे कि हम लोग चौथा स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है, ये इस मुगालते से हम जितनी जल्दी बाहर निकलें उतना ठीक है। ठीक है, लोकतंत्र में खासतौर पे हमारे संविधान में चौथा स्तंभ नाम की कोई चीज नहीं है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, 3 स्तंभ है। पत्रकारिता तो वैसे ही नाम दे दिया कि आप भी हैं, आप लोग भी हैं, वो शायद कह लो कि हमारा शायद मन रखने के लिए कह रहा हूं, चौथा स्तंभ है कि नहीं आप बड़े इंपॉर्टेंट है भाई साहब आप तो, है ना, ठीक है। तो ऐसा है नहीं, लेकिन हमारी जो भूमिका है, हमारा जो रोल है वो चौथे स्तंभ से भी, भाई हम तीनों पर नजर रखते हैं ना, हम देखते हैं वो तो नेचुरली, बेशक हमें मान्यता उस तरह की चौथे स्तंभ टाइप की नहीं है और हमें खुश करने के लिए बोल देते भाई साहब चौथा स्तंभ है आप तो क्या बात है ना, तो ऐसा नहीं है सारा। बट हमारी भूमिका किसी स्तंभ से कम कैसे, हमारी तो हम तो तीनों स्तंभ पे नजर रखते हैं। ठीक है, आप न्यायपालिका को लेके वैसी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी एक तरीका है भाई, आप न्यायपालिका पे भी बात कर सकते हो। बात करने का आप में शौर चाहिए, आपको बात करने का तरीका आ जाना चाहिए, अगले दिन डेफेमेशन ना हो जाए कोई और बुलाना ले अदालत में भैया तो अदालत की तौहीन होगी, उसका भी एक सिस्टम है, तरीका है सारा। तो एक तो ये मैं बात कह रहा था। इसी संदर्भ में जब हम आगे चलते हैं कि क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, चौथा स्तंभ है, हम नाम नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मैं कहता हूं कि जो हमारा मीडिया, खासतौर से जो प्रिंट मीडिया, इसकी इतनी जबरदस्त भूमिका है और रहेगी हमेशा। हम ये बीच में इंटरनेट आ गए, ठीक है, उसकी भी एक भूमिका है अपने आप में सारा, लेकिन जो प्रिंट का जो है, जो छपे हुए अक्षरों की, जो छपे हुए शब्दों की जो वैल्यू है, वो वैल्यू ही असली कीमत है और वो वैल्यू हमेशा रहेगी। हम कहते हैं ना कि मोस्ट पेरिशेबल चीजें क्या होती है, जल्दी खत्म हो जाती, तो कमोडिटी क्या रहती है, तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर जो है वो सबसे पेरिशेबल कमोडिटी है, जो आपके पास आएंगे, आपने पढ़े, खत्म हो गए। भाई आप दही ले लो, आप दूध ले लो, आप उसको फ्रिज में रख लो, शाम को कर लें, उस तरह से कर लें, लेकिन सुबह का न्यूज़पेपर शाम तक बासी हो जाया करता है। लेकिन बावजूद इसके हमें सबसे पहले सुबह उठ के अखबार ही चाहिए, अभी भी अखबार का उस तरह का रहता है। तो प्रिंट का मुझे लगता है जो एक हम बात कर रहे हैं कि प्रिंट ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है सारा, तो हम तो प्रिंट के लोग हैं, प्रिंट उस तरह से निकले हैं सारे। तो एक ये बात मैं कहूंगा कि ठीक है, इंटरनेट माध्यमों का अपना एक उन्होंने जगह बनाई है, उनका एक रोल है, उसमें मैं हल्की सी बात करूंगा, लेकिन असली जो रहेगा, जो छपी हुई चीज, प्रिंटेड जो है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है और एक संदर्भ रहता है किसी भी लिहाज से जब हम बात करते हैं सारा। आज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है ये कि मीडिया हमारे देश में बटा हुआ मीडिया, इसकी तरफ का, उसकी तरफ का, इधर का मीडिया, उधर का मीडिया, और कोई भी सत्ताधारी लोग अपना क्रिटिसिज्म या कोई ऐसी बात जो कि उनके खिलाफ जारी है, या लग रहा है कि यार उससे उनकी किसी कमजोरी को आगे जाहिर किया गया, तो सुन नहीं रहे हैं, सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये एक मसला हो गया है। एक बहुत बड़े राजनेता हो, चलो नाम लेके क्या होता है आजकल ना, हर चीज पॉलिटिकल हो जाती है कि किसी का नाम ले ले तो बोलेंगे अच्छा फलाने का बंदा रहा होगा, फलाने का असर होगा। तो वो कहते थे कि आर.के. लक्ष्मण बहुत बड़े कार्टूनिस्ट रहे इस देश के, तो उन्होंने एक दिन उनको किसी कार्यक्रम में पकड़ा और बोला कि बहुत दिनों से आपने मेरा कार्टून नहीं बनाया। बोले आज कोई कहेगा ऐसा? आज की डेट में ऐसा नहीं कहेगा, वो तो बंदे का कार्टून बना देते हैं, आप कुछ भी ऐसा दौर चला हुआ है अभी। लेकिन मुझे लगता है कि ये दौर ज्यादा नहीं रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि खिजा का जो वक्त होता है ना, जो खिजा, हाँ, खिजा का जो दौर है वो बड़ा मुख्तसर होता है, बहुत छोटा होता है, और ये जो पेड़ फल है,
फूल है पेड़ के अंदर होते हैं, है ना, खिजा अगर आए भी पेड़ के अंदर रहते हैं और अपने टाइम से निकल ही आते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि अगला हल्की फुल्की अगर कुछ खिजा है, हालांकि मुझे बहुत नहीं लगता कई बारी इस तरह का कि पत्रकारों के एंड पे या जर्नलिस्ट के हवाले से कोई मसला है। मसला अगर होगा तो वो शायद मीडिया हाउसेस के हवाले से हो सकता है कि मैं बहुत जबरदस्त कोई स्कूप लाया हूं, बहुत तगड़ी खबर लाया हूं, उस तरह से लाया हूं, मीडिया हाउस का पता नहीं कुछ अपनी सेटिंग होगी, उसका क्या दौर होगा। तो ये दौर है इस तरह का। लेकिन मैं इसमें पत्रकारों को बहुत दोषी नहीं मानता इसमें, मैं भी पत्रकार ही हूं सारा। लेकिन मीडिया हाउस की अपनी लाइन है, भाई इसके साथ चलना है, इसके खिलाफ चलना है, इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं किया जाना है सारा। एक और प्रवृत्ति जो मुझे लगता है बहुत सीरियस है हम सभी के बीच में, जिससे क्रेडिबिलिटी पे भी हमारा फर्क पड़ा है, और वो है ये जो पेड न्यूज वाला कंसेप्ट है ना, देख रहे हैं आप, पेड न्यूज वाला सिस्टम है। इसमें जो छोटे अखबार है वो उनकी हम चर्चा एकदम से कर लेते हैं, भाई देखो विज्ञापन छाप दिया, फलाने नेता की बर्थडे का विश कर दिया, उसका ये कर दिया, और उसकी खबरें छप रही, तो अंडरस्टूड है भैया वो खबरें वबरें देता है, तो इसकी एक दिन विज्ञापन भी दे दिया 5,000 10,000 का 20,000 का, क्या दिक्कत है उसमें, ये तो हो गए छोड़। लेकिन जो बड़े मीडिया हाउसेज जो बड़ी गेम करते हैं, हम आपको शायद पता भी नहीं चलता कि उन्होंने किस लेवल पे क्या सेटिंग कर रखी है। उसमें नामी जो मीडिया हाउसेज है वो इंटरव्यू तक स्पॉन्सर्ड है, कुछ लाइन ऐसी ले लेते हैं कि हमें लगता है कि यार क्या क्या खबर की है, तो पता चला कि इसके पीछे तो भाई साहब कुछ सेटिंग है। तो ये सेटिंग से बाहर तब हम निकलेंगे जबकि मुझे जो जर्नलिज्म है वो स्वतंत्र रूप से कर पाएंगे कभी, क्योंकि हम तो मीडिया हाउसेज में काम करते हैं ना जी, और मीडिया हाउस जो मैं पहले भी कह रहा था कि वहां से बाहर निकलना तो अभी संभव नहीं हो पाता, पर आस्ते आस्ते क्या हो रहा है कि इंटरनेट निकाल रहा है थोड़ी थोड़ी लोगों को बाहर, सारी चीजों को, और उसमें एक भविष्य दिखता है मुझे। तो इसी से जो पेड न्यूज से जुड़ा है जो सिस्टम शांडिल साहब, वो है कि किसको बोलते हैं, पीआर सिस्टम, ठीक है, पीआर सिस्टम जो है, और एजेंडा जर्नलिज्म जिसको बोला जाता है, पीआर सिस्टम आजकल इनका दौर है। और आप सहमत होंगे इस बात से कि आप लोग फील्ड में काम करते हैं सभी लोग, कि जो एजेंडा जर्नलिज्म है उसके लिए बाकायदा पीआर कंपनियां काम कर रही है ना, पीआरशिप में काम कर रही है, इमेज बनानी, इमेज गिरानी। ये हम लोग कई बार चौंकते हैं कि यार ये बड़ी अजीब सी, ऐसा नहीं है। ये तो इस दुनिया में दशकों से रहा है। वैसे एग्जांपल देता हूं आपको, अमेरिका के बहुत बड़े सिंगर हुए हैं, फ्रैंक सिनात्रा उनका नाम था। बहुत गजब के वो गायक भी थे, अभिनेता भी थे, और एक्टर थे और गायक भी थे, कंपोजर थे सारे। तो उनका अच्छा वाला सिस्टम चला हुआ था अमेरिका में, अच्छी पॉपुलैरिटी थी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन उनका जो पीआर देखता था बंदा, उसको लगता था कि यार कुछ और किया जाना चाहिए। तो उसने क्या कहा कि उसने क्या दिमाग लगाया, ये ऑन रिकॉर्ड है बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसने दिमाग लगाया कि यार उसने कुछ 10-12 लड़कियों को हायर किया, और जिसको बोलते किराए के प्रशंसक, है ना, किराए के प्रशंसक उसने कुछ अंग्रेजी में, तो वो हायर किए, और उनको उस जमाने के हिसाब से $2 कुछ या $5 दिया कि आपने कुछ नहीं करना, आपने उसके प्रोग्राम में आना है और बीच में चिल्लाना है वो फ्रैंकी और बेहोश हो जाना है। कि बोला कितनी उस दुनिया में चले गए भाई गाने सुन के आपके, कि मतलब बेहोश हो गए। और उसके लिए मीडिया पहले बुला रखा था, एम्बुलेंस भी बुला रखी थी उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, सारे 80 साल पुरानी बात बता रहा हूं। अब वो ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो गाना शुरू किया उसने, और ओ फ्रैंकी करके वो जो चिल्लाई पागलों की तरह, जो भी हरकतें करी, और गिर गई, और सारे गिर गई। झटपट एम्बुलेंस आई, मीडिया फोटो खींची, सारे। टेंशन कहां पे हुई? टेंशन हुई हॉस्पिटल में जाके भी। वो लड़कियां लाया था 12, वहां पहुंच गई 30, बेहोश हो तो ये मैं आपको एक वाक्य वैसे सुना रहा हूं कि ये जो इमेज बिल्डिंग का काम था ना, जो हम आज ही देख रहे हैं कि ये
जो पीआर सिस्टम है भाई इतने दशकों से चला हुआ है, इतने सारा चला हुआ है। अब कुछ थोड़ा सा स्वरूप उसका बदला है। स्वरूप कैसा बदला है? मैं अगेन आपको एक अपने साथ मेरे साथ की घटना का एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक राज्य में काम करता था, पॉलिटिकल हेड टाइप का था। वहां पे इलेक्शन हुए, ये सुनने वाली बात है आप सभी के लिए, कईयों के साथ हुआ होगा इस तरह का अनुभव। मैं जम्मू कश्मीर से, मुझे कहा कि आप ये इलेक्शन हेड करेगा पर्टिकुलर स्टेट का, तो ठीक है, वहां पैसा वैसा बहुत चलता है। पंजाब की बात है, तो इलेक्शन में इतना पैसा शायद पंजाब में इतना शायद और जगह नहीं चलता होगा, आप समझते हैं इन चीजों को सर। तो वहां गया तो मैं देखता था जो पेजेस बनते थे चुनाव के, प्लस रिपोर्टर्स जो थे उनको असाइनमेंट्स देना और अखबार भी बनाना, वो भी करना सारा। क्योंकि ये 2011-12 की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मुझे इसलिए वहां के बुलाया गया था कि मैंने 2006-7 का इलेक्शन भी मैंने पंजाब के लिए किया था। तो एक दिन मुझे फोन आता है किसी मित्र का, जर्नलिस्ट का। उन्होंने कहा कि लंच करेंगे, फलाना एक नेता आ रहे हैं, कोई बंदा आ रहा है। मैं इन चीजों को बड़ा बुरा नहीं मानता, लंच वंच पार्टी शार्टी चल रही, जो मुझे करना मुझे वो करना चाहिए। वो लंच में क्या है, नजदीक पास वाली बात है ना। हाँ, कितना नजदीक रहना तो ठीक है। मैंने कहा अच्छा, फिर अगर कोई आपका यार दोस्त बीच में बात कर रहा है तो आप वैसे भी मना नहीं कर सकते। तो हम चले गए बड़े बहुत आलिशान सी होटल में, और बड़ी लंबी सी कार थी। मैं पहली बार ऐसी कार में बैठा था। तो पहुंचे वहां तो बोले कि भाई साहब मैं ना फला पार्टी का पीआर देख रहा हूं। मैं कहा हाँ जी बोलो। कि जी आप मदद करेंगे हमारी कुछ? मैं कैसी मदद? कहते हमने ना क्लोजली सर्वे किया है कि कितने अखबार है पंजाब में, किस अखबार का कहां चलती है ना। पंजाब केसरी की कहां चलती, भास्कर की कहां है, जागरण की कहां है, पंजाबी अजीत की कहां है, किस तरह की कहां है, किस तरह का हमने पूरा एक बना रखा है। तो आपके अखबार की इतनी सीटों पे चलती है, या आप इतनी सीटों पे ज्यादा पढ़ा जाता है आपका अखबार, उस तरह का। तो आपने हमारी मदद, मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने जिज्ञासा सोचा भी मैं आपकी मदद कैसे, मैं रिपोर्टर तो हूं नहीं, मैं क्या मैं लिख तो सकता नहीं। मैं तो ओवरऑल देख रहा हूं इलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे और अखबार के लिए, तो मैं आपकी तो मदद नहीं कर पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा? हाँ, मैं रिपोर्टर हूं, मैं लुधियाना में हूं या जलंधर में हूं, चंडीगढ़ में हूं, तो मैं कुछ खबर आपके फेवर में कर दूंगा या कुछ ऐसा, वो तो कर सकता है बंदा, ऐसे बाकी तो क्या कर सकते हो। तो जिज्ञासा थी मेरी। मैंने कहा कि आपने कुछ नहीं करना, हमने फला रिपोर्टर सेट कर रखे आपके। मैं कहा है तो कहा कि वो खबर भेजेंगे, आपने भाई साहब छुपा दी, क्योंकि छुपाना नहीं छुपाना आपके हाथ में है वहां पे सर। तो उस पर कई नाम मेरे जानने, एक्चुअली मैं ग्रुप पे काम करता हूं तो जानने वाले होंगे कैसे। अच्छा, उनके साथ कुछ और सेटिंग, आप बताएं आपके साथ क्या। मैं कहा नहीं भाई, अभी तो मैं आया हूं यहाँ पे जम्मू कश्मीर से, तो कर लेंगे बाद में कर लेंगे कभी, कि हमारे पास इतना बजट है, इतना आपसे क्या छुपाना बात है, और आप तो भाई है और फलाना है सारा। तो फिर अच्छा, मजे की बात है कि मेरा पूरा बायोडाटा लेके गया था। भाई ये पंजाबी नहीं बनता है, हिमाचली है ना, हिमाचल का है, फलाने का है, फलानी जगह से मेरे रेफरेंस भी आ गए कि फलाना मेरा दोस्त, फलानी मौसी का लड़का मेरा। ये तो व्यक्तिगत जैसी बात भाई साहब ने कर दी सारी, कि अब ये खबरें छपनी है इस तरह। मैं आया तो मैंने अपने स्टेट एडिटर हुआ करते तब, जो एडिटरों के ऊपर भी एक एडिटर का प्रोसेस, तो मैंने उनसे शेयर की बात की हम लोग नो पेड न्यूज कर रहे हैं यहाँ पे। नो पेड न्यूज हमने चलाया हुआ था एक अभियान पंजाब में, कि हम खबरें छापने के पैसे नहीं लेते। ये पंजाब बड़ा बदनाम रहा इन चीजों को लेके रहता था पहले, और जगह भी रही होगी। तो हमारा एक पूरा बाकायदा हमने उसमें वर्कशॉप चलाई हुई थी, यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किए हुए थे कि नो पेड न्यूज। तो मैंने कहा सर दिक्कत ये है कि ये तो जुगाड़ कुछ और ही है, हम तो नो पेड न्यूज करते रहे, रिपोर्टर लोग तो सेटिंग कर रहे हैं कुछ और तरह, इस तरह का पीआर सिस्टम है। मैंने बोला अच्छा, तो यार आप कैसे करोगे? तो मैंने बोला सर अब ये तो आप बताओ क्या करना है सारा। तो मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं अपन दोनों, किसी को शेयर नहीं करते, उसमें ऐसा करें कि जो खबर आएगी ना उसको उल्टी कर देंगे, जो भी खबर आएगी हमें पता भी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि खबर क्या आई क्या नहीं। तो कहा कि हम एक ऐसा, या तो हम आपको फोन दे देते हैं ताकि सिर्फ हम लोगों के बीच कम्युनिकेट हो, या हम एक मेल आईडी ऐसी बना लेते हैं जिसपे हम
हम और आप ही दो हो तो हम कम्युनिकेट करेंगे, आज फलां खबर, फलां रिपोर्टर, फलां ऐसे, ठीक है जी। अब जो पहली खबर आई, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, इतनी बढ़िया खबर थी। मैं बता रहा हूं कि पीआर सिस्टम क्या चल गया, कहां के जर्नलिस्ट हम और कहां के क्या नहीं सर, कि अगर मुझे पता नहीं होता कि ये पेड खबर है, मैं उसको फ्रंट पेज पे छापता। इतनी बढ़िया कॉपी, इतनी अच्छी लिखी हुई, और मुद्दा इतना बढ़िया था सारा, लेकिन वो पेड थी। मुझे पता है अभी क्या लिया होगा रिपोर्टर ने, क्या नहीं किया होगा। तो हमने खैर वो जैसे तैसे उल्टा करके वो छाप दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन, तीसरे दिन उनको समझ के यार भाई वो ऐसा हो नहीं रहा जैसे हम भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ दिया नहीं अभी मुझे। तो मैंने फिर गेस्ट हाउस चेंज कर लिया, होटल चेंज कर लिया, जिसमें था कि अब ये मुझे करेंगे सारे, तो मुझे ऐसे जगह पे करें कि जहां मुझसे मिले ना कोई सारे ढूंढ लेते, ढूंढने वाले। ये लुधियाना की बात बता रहा हूँ, लुधियाना बैठता है। तो फिर ढूंढा, फिर आ गए, लंच पे चलते हैं। नहीं आप बताएं कि पहले तो हमें बड़ा खेद है कि कोई सेवा आपसे नहीं पूछी पहले सारी। मैं मुझे बड़ा पसीना है, इस तरह मेरे से कभी किसी ने बात ही नहीं करी जर्नलिज्म में कि क्या करना और क्या नहीं करना। खैर वो बात खत्म होगी, क्योंकि हमने अपना रखा तय कि उस बहाने चलो 2, 3, 4 रिपोर्टरों का पता लग गया कि कौन चीज क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन वो कॉपी इतनी बढ़िया थी और खबर इतनी बढ़िया थी जो हमारा पत्रकार कभी कर ही नहीं सकता था वैसे। तो आप देखें कि जो पीआर का सिस्टम है, हालांकि वो एजेंडा था, एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ कुछ बात करनी थी, पर्टिकुलर पार्टी के बारे में उस तरह से करना था। तो ये एक मतलब जो पीआर और एजेंडा, चूंकि आप रोज 2-4 होते होंगे, आपसे मिलते होंगे लोग कि भैया ये खबर है, बना के दे दो, प्रेस नोट उस तरह का कर दो सारा। तो ये भी एक मुझे लगता है कि इस पे भी एक चुनौती, जो आपने चुनौती वाली बात करी, तो ये भी एक चुनौती जैसा है। मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे आपसे शेयर कर रहा हूं। अब आती है बात सोशल मीडिया पे, सोशल जो नेटवर्किंग साइटें होती थी पहले, शुरू तो सोशल नेटवर्किंग साइट की थी ताकि सोशली हम जुड़े रहे, लेकिन अब ये हो गया सोशल मीडिया उस तरह का कि फेसबुक को भी पता नहीं था कि जो हमने फेसबुक बनाया है ये क्या हो जाएगा आगे चल के, है ना। और कुछ से जब हम फेसबुक पे शिफ्ट हुए और हम ट्विटर पे हुए या और तरह के हुए सारे, चलो इसको लंबे टाइम तक नेटवर्किंग साइटें बोला जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया बोलते हैं, ओके फाइन। मुझे लगता था कि इस पे रायता फैलाने वाले लोग आते हैं ज्यादा, जो रायता फैलाते हैं और खाम खा करते हैं सारा। ये मुझे 2017 में ज्ञान हुआ कि नहीं भाई साहब, ये तो गजब का माध्यम है, अगर बशर्ते की यूज करें। और हम लोग चूंकि हिंदुस्तानी है, हमें जुगाड़ से हम चीजें तो एकदम अपना लेते हैं, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। मान लो फेसबुक ही है तो हम इस्तेमाल जानते हैं कि फोटो डाली, लाइक कितने आए ना, कितने कमेंट आए, किसने नहीं किए भी देख लेते, किसने किए, किसने नहीं किए, इतने तक मतलब पता नहीं दिमाग उसमें उलझाया हुआ, जो पहले बता रहे थे आप भी कह रहे थे कि वो देखते हैं सारा। तो खैर उन्होंने एक मेरा इंटरव्यू किया, लाइव हुआ वो बड़ा टाइम तक, हिमाचल के चीफ मिनिस्टरों के बारे में। और मैं नया कश्मीर से वापस हिमाचल आया था ये अखबार निकालने के लिए। तो उन्होंने कुछ कश्मीर को हवाले से कुछ पूछा मेरे से कि वहाँ मीडिया क्या करता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता सारा। और एक मैंने बहुत चर्चित लेखक का इंटरव्यू किया था किसी जमाने में, सलमान रुश्दी, आप जानते हो मुझे, उस तरह के रहे सारा। तो उनके बारे में पूछा, तो वो लाइव चल गया। फिर उन्होंने अपने उस पे वो क्लिपिंग डाली यूट्यूब चैनल पे, छोटी करके सबकी। और जो कश्मीर की वैसी गपशप होगी, 2 घंटे की बातचीत थी, उसमें शायद 14-15 मिनट कश्मीर पे बात की होगी मैंने, और वो चैनल था लल्लन टॉप। तो वो 15 मिनट की उसने, सौरभ ने डाला उस पे, वो इतना वायरल हुआ, उस पे इतने कमेंट आए जो मैं अभी तक रखता हूं कि मुझे लगा कि नहीं यार, दुनिया देश में ऐसा नहीं है। देश में अगर आप कोई को कंटेंट देंगे तो उसको वो बड़ा सीरियसली लेंगे। आप कभी भी देखिएगा, कश्मीर को लेके है क्लिप 15 मिनट की, उसमें कोई 700-800 कमेंट है नीचे, लेकिन कमेंट पढ़ के मैं बड़ा हैरान रहा कि नहीं, लोग देख रहे हैं कि सही स्टफ क्या है, गलत चीज क्या है, और प्रेजेंट हम बायस्ड होके कैसे कर रहे हैं, एजेंडा पर पत्रकारिता का इंटरव्यू कैसे होगा सारा। फिर उसने ये माध्यम बहुत स्ट्रॉन्ग है एक सारा, लेकिन मसला
फिर वहीं आ गया जो ये पत्थर में से जो लोग निकल रहे हैं, वो सीरियस इशू है। क्योंकि ज्ञान की देवी सरस्वती, माता सरस्वती, और माता सरस्वती की साधना करनी होती है, चाहे वो संगीत की बात है, चाहे वो पढ़ने लिखने की बात है। वो जितना बड़ा साधक होगा वो उतना आगे जाएगा भाई। लेकिन अब ज्ञान की देवी को हम छोड़ के हम आगे देवता की शरण में, गूगल देवता, ज्ञान का नया देवता आ गया, ठीक है। और उस पे जो भी डल रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पता नहीं सच झूठ जो भी है चला हुआ है सारा। तो एक खबर पे जब पहले काम होता था कि कई जगह से चेक होती थी, मैं रिपोर्टर हूं, मैंने खबर की, फिर मेरा ब्यूरो चीफ उसको देखेगा, एक चेक, फिर उसको वहां सब एडिटर देखेगा, 3 चेक, चौथा वो न्यूज एडिटर देखेगा, तो 3-4 चेक के बाद वो कहीं खबर जाके कहीं आती थी सारी। वो चेक हट गया आपसे, तो आप कुछ भी दिखाई जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नेशनल टीवी चैनल या दूसरे चाहे डॉन को पेशाब करते हुए दिखा दो आप, अतीक अहमद, कुछ भी। हड़बड़ी की जर्नलिज्म हुई है, हड़बड़ी का मुझे लगता है कि एक पत्रकारिता शुरू हुई है कि मुझे सबसे पहले दिखानी है, मुझे सबसे, जो मैं ब्रेकिंग की बात कह रहा था, जो वह सब कह रहे थे कि ब्रेकिंग इंडिया वाला, मैं तो ब्रेकिंग न्यूज वाली बात की, सबसे पहले दिखाना है, कुछ भी दिखा दो। अभी मेरा ख्याल कुछ महीनों पहले की बात है, मुझे फोन आया किसी मित्र का कि सुरेंद्र शर्मा जी नहीं रहे, है ना। तो चूंकि मेरा सुरेंद्र शर्मा जी से बड़ा रिश्ता रहा है और बड़ा मिलना जुलना रहा है, कई बार जिस अखबार में काम करता उस पर कॉलम भी लिखा करते थे वो, और जब भी यहाँ आए या बातचीत करी तो हमेशा उनके साथ उसका। अच्छा, मैं बड़ा एकदम से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैंने साइड में रुकी, यार ये कैसे संभव, मतलब आदमी ऐसे एक थोड़ा सा शॉक लगता है हल्का से, सुरेंद्र शर्मा नहीं है। विकिपीडिया ने भी अपडेट कर दिया था कि सुरेंद्र शर्मा जन्म इतना और मौत इतनी उसमें, और अच्छे एस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउसेस ने चलाई हो। तो फिर पता चला कि नहीं, सुरेंद्र शर्मा नहीं, सुरेंद्र अभिनय करते थे पंजाबी पिक्चरों में, उनकी डेथ हो गई थी। तो जिन चैनल, एक चैनल ने किसी ने चलाया, बाकी तो हमारे भेड़ चाल है ना, उनको खुद को आना पड़ा ऑनलाइन। हाँ, वो तो फिर वीडियो आया कि भैया मैं जिंदा हूं, है ना, मैं जिंदा हूं अभी सर, मैं स्वर्ग से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं स्वर्ग से बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली सर। और उससे पहले कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ धर्मशाला में एक बहुत बड़ा मसला हो गया था, तो पूरे देश में रहा, और जितनी गालियां मैंने खाई उस एपिसोड में किसी ने नहीं खाई होगी। कोई फर्जी गैंगरेप हो गया था यहाँ, गैंगरेप हो गया कि जी लड़कों ने, किसी ने 3 ने गैंगरेप कर दिया, और वो सोशल मीडिया पे जो चला सारा, जबकि कोई ना लड़की थी ना कोई रेप हुआ। मेरी उसमें गलती, ये मैं पहले भी कई जगह शेयर कर चुका हूं, मेरी उसमें गलती खाली इतनी थी कि शाम को अखबार निकल रहा था तो कहा कि ऐसे पता लगा कि गैंगरेप हुआ धर्मशाला में, और जिस जगह की कॉलेज की बात करें मेरे घर के साथ ही हो, तो फलाने नेता का भी भतीजा है, उसमें एक प्रिंसिपल है कॉलेज का, उसका भी है, ये करके सारा ऐसे। तो मेरे पता नहीं चल रहा है, कोई बता नहीं रहा है कि हुआ क्या। तो मेरे डीएसपी दोस्त थे वहां पे, मैंने उनको फोन किया, वैसे ही मैं कह रहा डीएसपी साहब क्या ये ना हमारे किसी रिपोर्टर को पता चल रहा है, क्या हो गया, गैंगरेप कुछ ऐसा। भाई बोले मैंने 3 हॉस्पिटलों में छापा मार लिया है कि लड़की को लाए कहां, गैंगरेप हुआ, अब लड़की नहीं मिल रही। तो वो खबर छप गई गैंगरेप की अफवाह अपने अखबार में, 2-3 अखबारों में और छपी। रात तक मुझे स्पष्ट हो गया कि फर्जी काम है, और ये किसी ने फेसबुक से आगे हो गया सारा। और होता क्या है कि वो वेबसाइट पे डलती है सुबह कई बार ना खबरें, तब उतना अपडेट नहीं था, अब तो तुरंत डल रही है। तब वो हमारे यहाँ पे सुबह अपडेट करते थे वो वेबसाइट को 8 बजे आगे। तो मैंने जैसे ही उठा तो मुझे लगा कि यार वो खबर चली जाएगी उस पर, और अखबार का उतना नहीं होगा, वो एकदम से शेयर हो जाएगी आगे करोड़ों और वो लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी सारे, तो उसको हटा दो। अभी उस खबर को चढ़े हुए 10-1 मिनट हुए थे, तो मैंने कहा इसको हटा दो, आप वेबसाइट से हटा दो। तो वेबसाइट से हटकी, तब तक वो 5-7 शेयर हुई थी खबर कोई सारी। बात खत्म होगी, मैंने कहा कि चलो मैंने कर लिया यार कि अगर कोई गलती होगी तो उसको ऐसे अपडेट करने भी काहे को उस तरह से करना सारा। तो
शाम को जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो पता चला मुझे किसी का पुणे मुंबई से फोन आया कि आपका अखबार है, उसमें आपका नाम चल रहा है कि एक संपादक बिक गया। बोला क्यों? कि कितने गैंग रेप हुआ, खबर पहले वेबसाइट पे लगाई, बाद में उसको पैसे मिले या बाद में उसको धमकाया नेताओं ने। जिन नेता का नाम था वो भी मेरा दोस्त है ना, तो मंत्री थे तब कांग्रेस गवर्नमेंट में, तो बिक गया, धमका दिया। तो खैर स्वागत है जी आपका। अब वो इतना वायरल हुआ वो फेसबुक और तमाम माध्यम के जरिए से कि लोग सड़कों पे आ गए, नारेबाजियां हो गई, पॉलिटिकल इशू बन गया और बाद में पता चला कि वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये एक मुझे लगता है कि सोशल जो ये मीडिया जिसको हम बोलते हैं उसका एक ये खराब स्वरूप एक ये है। और मैं जिस राज्य में काम करता था पहले, जम्मू कश्मीर में, तो सेंसिटिव जोन है। वहां तो जरा सी बात का 1 मिनट में ऐसा बतंगड़ बनता था कि 2 मिनट में कर्फ्यू, गोलीबारी, है ना। एक दो दोस्त थे फेसबुक पे, उनकी कोई एक लड़की दोस्त बन गई, एक की, दूसरे की जब वो बनी तो पहले वाला नाराज हो गया कि भैया वो तो मेरी फ्रेंड थी, तुम्हारी दोस्त कैसे हो गई। उन्होंने बोला बुलाओ उसको, जरा सेटिंग करते हैं उसकी। तो वहां श्रीनगर की बात है, श्रीनगर बुला लिया, उसको मार मूर दिया, 2-4 थप्पड़ मार दिए कि उसका सिर लग गया किसी पत्थर से और मर गया। तो पता चला कि वहां तो कर्फ्यू पूरा की, वो तो आर्मी ने मार दिया, किसी ने मार दिया, और जो सोशल नेटवर्किंग, जो सोशल मीडिया पे वो चला सारा सेंसिटिव। तो ये एक जो मुझे लगता है जो नेगेटिविटी वाला मसला है सोशल मीडिया के साथ, वो एक ये है। और इसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी की जब हम बात करते हैं कि कैसे बन रही है, कैसे लूज हो रही है, तो ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक अहम है। आज आप जब भी देखें कि कभी कोई सेंसिटिव घटना घटती है किसी भी उसमें, तो सबसे पहले क्या करता है प्रशासन? इंटरनेट बंद कर दे। आपके हरियाणा में तो बहुत होता है सर, ठीक है, कि सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि पता नहीं क्या क्या चीजें कैसे ट्रेवल करेगी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, ये बात। और एक दो बातें ये कि हम जो मीडिया में काम करते हैं, चाहे अखबार में करते हैं, चाहे हम किसी चैनल में काम करते हैं, हम लोगों से कोई चीज गलत हो जाती तो हम माफी नहीं मांगते उसकी। हम गुमराह करते हैं पब्लिक को, दुनिया को गुमराह करते हैं हम। और अगले दिन जो अपुष्ट सूचनाओं के हिसाब से हमने रायता फैलाया था, जब वो चीज कुछ उल्टी निकलती तो हम बताते नहीं है कि भाई साहब हमसे गलती हो गई थी और हमने ऐसा नहीं है, ऐसी चीज थी। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कभी भी कुछ गलत ऐसा लगे कि हमसे कुछ गलती हो सकती है, अपने एडिटर को कहे, खुद कहे, न्यूज एडिटर को कहे भाई साहब ये गलत है, इसमें अगले दिन छापा जाना चाहिए ये चीजें कि मतलब ये गलत हो गया हमसे। जैसे मैं नया कश्मीर में गया और टीवी देख रहा था, तो रात को डल झील है, जो कश्मीर गए होंगे, डल झील में एक चैनल ने वहां जो शोर मचाया कि तूफान आ गया है, डल में शिकारे चलते हैं, जो शिकारे होते हैं, हाउस बोट होती है, हाउस बोट तो स्थिर रहती है, शिकारे किश्ती की तरह, जो उस तरह का सारा। और सूचना मिली है कि कोई 100 शिकारा डूब गया है, उसमें लोग कितने हैं पता नहीं चल रहा है, बिजली कट गई है, ये हो गया वो हो गया सारा। 1 बजे तक वैसा वो लगा रहा रात को बंदा नेशनल चैनल पे। तो मैं मुझे उत्सुकता ये थी कि आप कितनी कैजुअलिटी होगी, 100 शिकारे तो बहुत होते हैं। पहली बात तो मुझे ये लगा कि चूंकि मैं भी आता था, 100 शिकारे इकट्ठे नहीं हो सकते वहां पे, रहे भी होंगे। सुबह पता चला कि 2 शिकारे उल्टे थे, उसमें कोई बैठा नहीं था। लेकिन उस चैनल ने ऐसा नहीं कहा कि वैसा वो रात को कुछ नहीं हुआ था भाई, है ना। और वो इतनी छोटी सी एक बात थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था सारा। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे पास एक चुनौती है कि हम जर्नलिस्ट लोग किसी चीज के लिए माफी मांगने में शर्म महसूस करते हैं। कॉरिजेंडम जो छपता है अखबारों में या दूसरी तरह के, ले यार इसका ही छप गया, बेइज्जती हो जाएगी, हम ही सेटिंग कर लेते हैं। अरे जिसके आपने ऐसी तैसी कर दी, जिसके कपड़े उतार दिए किसी भी तरह से, है ना,
जो एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी कई जगह पे बताता रहता हूँ, प्रीतिश नंदी और अमिताभ बच्चन जी का, कि अमिताभ बच्चन जब फ्लॉप हो रही थी पिक्चर, उनकी बड़ी सारी पिक्चरें सारी चल रही थी, तो प्रीतिश नंदी जो बहुत पॉपुलर एडिटर भी रहे और फिल्मों में कभी वो करते हैं सारा, उन्होंने अपने मैगजीन के फ्रंट पे लिखा फिनिश्ड, खत्म, अमिताभ बच्चन नो मोर, खत्म सारा। लेकिन अमिताभ बच्चन फिर अमिताभ बच्चन बने बाद में, क्या नहीं किया उन्होंने सारा, है ना। तो फिर प्रीतिश नंदी जैसा जर्नलिस्ट, मैं बार बार हर मंच से ये बात जरूर कहता हूं कि प्रीतिश नंदी ने बाद में लिखा कि मैं कितना गलत था, मैं कितना वाहियात आदमी था, क्योंकि हम पत्रकार लोग ऑब्चुरी लिख देते हैं ना, किसी के भी अंतिम संस्कार कर देंगे, बहू पा देंगे मिनट में। वे एक आदमी का देखिए यार कितना जीवन रहा होगा उसका किसी चीज को करने में, और हम लोग बेकार, फलाना वाइस चांसलर, फलाना ये, अरे कई चीजें बड़ी आसान है, वाइस चांसलर बनना या उस तरह का बनना, इससे बड़ी मुश्किल। हाँ, आप किसी चीजें जो आपको लग रही है खराब है चीजें, उस तरह से करें, लेकिन हम व्यक्तिगत जो ऑब्चुरी वाला काम कर देते हैं, तो एक तो इन चीजों से भी मुझे लगता है कि बचना चाहिए। और आखिर में कुछ जो जनता की भी हम बात करते हैं कि लोगों की मानसिकता ऐसी है हमारे बारे में कि व्यवस्था के खिलाफ सिर्फ पत्रकार खड़ा होना चाहिए और कोई खड़ा ना हो, ठीक है। कि इब्न इंशा जो वहां पाकिस्तान के बहुत नामी लेखक, और उस पे वो कहते थे कि हक अच्छा, पर इसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा, ठीक है। तो हम एक मानसिकता जनता की ये हो गई है कि वो सोचते हैं कि व्यवस्था के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ पत्रकार को खड़ा होना चाहिए। और लेकिन भाई साहब, ये जो कोई संस्थागत अगर अव्यवस्था है, उसके लिए आम पब्लिक भी उतनी ही जिम्मेदार है। और आप जब चुनते हैं, हमें चर्चा कर, अभी डिफेंड करना चाहिए हमें खुद को, सारी चीजों को, कि जब आप चुनते हैं तब तो आप विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, और जब वो गलत हो जाता तो फिर विवेक ढूंढते पत्रकारों में कि यही उसकी ऐसी तैसी करे सारा। तो इस मानसिकता का भी हमें, मुझे लगता है कि जब आप जैसे लोग जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो ऐसी कोई चर्चा होगी तो उसमें जवाब मिल जाया करेंगे। तो मीडिया जो है एक बहुरंगी एक छतरी है, जिसके बहुत सारे रंग हैं, और जिसमें हम कहते हैं कि सूचना देना ही हमारा काम नहीं है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। न्यूज से ज्यादा नॉलेज की बात हो रही है। अब एक दूसरी क्या है कि किसी समाज की बेहतरी के लिए जो दशा और दिशा निर्धारित मीडिया कर सकता है, जो हमें करनी चाहिए, सरकार की दशा दिशा भी निर्धारित करनी चाहिए, उनको उस तरह से राय देनी चाहिए, जो पहले भी कह रहे थे भाई साहब कि हम उन समस्याओं के अलावा भी दुनिया है सारी। तो उसके लिए आखिर में मैं कहूंगा कि हम सभी लोग, जो आप लोग, मैं भी मीडिया में हूं, मैंने कहीं एक पढ़ा था कि बल छुटक्यो बंधन पड़े, कछु ना हो तू पाए, कि जब आप ताकत विहीन हो जाते हैं ना, और आप सेटिंग में पड़ जाते हैं चीजों में, तो बंधन आपको जकड़ लेंगे इधर से उधर, कोई नेता जकड़ लेंगे, कोई ऑफिसर जकड़ लेगा, कोई सोसाइटी का मोतबर आदमी, कुछ इस तरह से। तो बल छुटक्यो बंधन पड़े, कछु ना हो तो उपाय, और बल होवे तो बंधन कटे, सब कुछ हो तो उपाय। कि हम अपने उस प्रोफेशन को, अपने उस जो ताकत को अगर हम समझ सके, तो मुझे लगता है कि चीजें बदल सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट है चीजें सारी उस तरह की, कि जो पुराने जमाने में कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो, वो जमाना चला गया। वो इन्होंने भी कहा कि एक इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री है, इसमें हमारा भी परिवार है और तरह की भी चीजें हैं, लेकिन इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद, तमाम दिक्कतों के बावजूद, तमाम सेटिंगों के बावजूद, हमारे अंदर का पत्रकार, हमारा एक जर्नलिस्ट जो है, उसको अपनी ताकत हमेशा महसूस करनी चाहिए। और अगर नहीं महसूस करेंगे तो फिर तो वैसे जो मैं कह रहा भी भरोसा नहीं करेंगे लोग सारा। तो आई होप मैं बड़ा पॉजिटिव हूं इस मामले में
कि ये जो खिजा का दौर और जो हम लोगों का जो क्रेडिबिलिटी का मसला है, वो हम आप लोग ही जब आगे निकलेंगे और उस ताकत से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे आप लोगों ने टाइम दिया। धन्यवाद श्री हेमंत कुमार जी। ध्यान से सुना आपका।